प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे 15 और 16 सितंबर के समाचारों पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक के एफडीआई को मंजूरी दी है? विकल्प ए कहता है स्वचालित मार्ग से 100%, बी कहता है सरकारी मार्ग से 100%, स्वचालित मार्ग से 74%, सरकारी मार्ग से 74%। जो हाल ही में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की जो बैठक हुई है, उस बैठक में दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। ऑटोमेटिक रूट से स्वचालित मार्ग से 100% की एफडीआई को मंजूरी दी है। और इस मंजूरी को देने का उद्देश्य है कि इस दूरसंचार सेक्टर में क्या आएगी, एफडीआई आएगी। और ये दूरसंचार सेक्टर जो अभी काफी प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का सामना कर रहा है, तो उस समस्या का निवारण भी होगा और भारत की अर्थव्यवस्था एक रफ्तार पकड़ेगी। और एफडीआई जो है दो तरीकों से आती है, दो रूट के माध्यम से आती है। एक ऑटोमेटिक रूट जिसमें इतने नियम कायदे नहीं होते, सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, सरकारी मार्ग, जिसमें सरकार से, आरबीआई से और भारत सरकार की बहुत सारी एजेंसियों से एफडीआई के लिए क्या होता है, अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। और एफडीआई को लेकर, निवेश को लेकर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है अंकटाड जारी करता है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 2021 की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड की, उसमें सिंगापुर सबसे ज्यादा भारत में एफडीआई लाता है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। प्रश्न नंबर 2, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 81वां सम्मेलन अभी आयोजित हुआ है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारियों की जो अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की। और इसी के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और पहला जो अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन हुआ था 1921 में शिमला में आयोजित हुआ। और इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और इनके जो मेंबर्स होते हैं राज्यों की विधायिकाओं के, विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी, जिसे हम कह सकते हैं कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इनके मेंबर्स होते हैं। और उस पर सभी तरीके की एक कानूनी विधायी प्रक्रिया की, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की चर्चा होती है। प्रश्न नंबर 3 है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की 21वीं शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत, ताजिकिस्तान, चाइना या रूस? ताजिकिस्तान 21वें शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन का जो आयोजित होने वाला है उसकी अध्यक्षता करेगा। और भारत भी इसमें पार्टिसिपेट लेगा, भागीदारी करेगा। दुशांबे, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान इसकी अध्यक्षता करेंगे। और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में और इसका नाम संघाई सहयोग संगठन है। संघाई चीन का एक प्रसिद्ध शहर है, लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य मामलों में भागीदारी के लिए, सहयोग के लिए 2001 में एससीओ की स्थापना हुई। और एससीओ से पहले संघाई 5 नाम से 1996 में एक संगठन बन चुका था। 5 देशों का समूह है। और इसमें जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान 2001 में इसका मेंबर बना, तो 2001 में एससीओ का गठन हो गया 6 देशों के साथ। और 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसको मेंबर्स बना लिया गया। तो भारत और पाकिस्तान भी एससीओ के महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं। और भारत पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, चीन और रूस के साथ जो मध्य एशिया के तान कंट्रीज है, जिसमें ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, यानी कि तुर्कमिस्तान को छोड़कर सभी जो तान कंट्रीज है मध्य एशिया की वो एससीओ की मेंबर्स है, तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर।
तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। और जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश है अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया और बेलारूस है। और पहली बार अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उनके प्रतिनिधि भी इस सहयोग सम्मेलन में जो है भागीदारी करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन होने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद में एक तो महत्वपूर्ण देशों का ये सम्मेलन है। कोविड के बाद में इतने बड़ा आयोजन इसका हो रहा है और तालिबान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन संघाई सहयोग संगठन का एक सैन्य अभ्यास है पीसफुल मिशन, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और भारत ने भी अपने कुछ सैनिक इस मिशन में, इस सैन्य अभ्यास में भेजे। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, पेरिस समझौते स्वीकृत किया गया या फिर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर्स किए गए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। और इस शिखर सम्मेलन की इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इससे 4 महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आए, 4 महत्वपूर्ण आउटकम निकल के आए। पहला, UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई एक संधि निकल के आई। दूसरी निकल के आई UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को लेकर एक कन्वेंशन निकल के आया, मरुस्थलीकरण को रोकने को लेकर। और तीसरा आउटकम आया CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को लेकर कन्वेंशन सामने आया। तो 3 महत्वपूर्ण संधियां कन्वेंशन आए, UNFCCC, CBD, UNCCD और चौथा सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर एजेंडा 21 इसी सम्मेलन से निकल कर आया था। और UNFCCC जलवायु परिवर्तन को लेकर जो कन्वेंशन हुआ, और इस कन्वेंशन की प्रति वर्ष क्या होती है? कोप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, एक शिखर सम्मेलन होता है। तो कोप के तहत जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC के तहत ही CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए। और पेरिस समझौता जो हुआ था वो भी UNFCCC COP21 के तहत CO2 जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में एक कारगर कदम उठाया गया था दुनिया के द्वारा। अब हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन हो गए। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों बना? ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए। ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की जो समताप मंडल है उसकी एक महत्वपूर्ण परत है, समताप मंडल में स्थित एक महत्वपूर्ण परत है। और ये सूर्य की जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, उससे पृथ्वी पर आने से रोकती है। और काफी कुछ इससे बेनिफिट भी होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कटौती करने से संबंधित है, ओजोन परत का संरक्षण करना है। और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिम्मेदार है। और CFC का जो यूज ज्यादा किया जाता है, उपयोग ज्यादा किया जाता है, वो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर उद्योग में किया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही एक संशोधन किया गया 2016 में, किगाली समझौता 2016 किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही एक संशोधन किया गया, किगाली समझौता 2016। किगाली जो रवांडा, अफ्रीका देश की एक राजधानी है रवांडा की किगाली, उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कटौती करने और खत्म करने, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन किगाली समझौते का संबंध है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ, किगाली एग्रीमेंट भी हुआ। और विश्व ओजोन दिवस 2021 की जो थीम विषय है उस पर बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और वैक्सीन को ठंडा रखना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के प्रधान संरक्षक कौन होते हैं? तो नालसा के प्रधान संरक्षक जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI होते हैं। और नालसा का जो उद्देश्य है
नालसा का गठन हुआ था। नालसा एक्ट 1987, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत इसकी स्थापना हुई और इसका उद्देश्य है गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को निःशुल्क न्याय से संबंधित परामर्श देना। और इस कानून के बाद नालसा 1987 के बाद भारत में एक ऐसा न्यायिक प्रक्रिया, एक ऐसी न्यायिक ढांचा स्थापित किया गया जिसमें लोगों को न्याय सुलभ हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर नालसा और राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो संरक्षक होते हैं वो सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। 15 सितंबर को राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय कर किस नाम से एक नए चैनल की शुरुआत की गई? तो लोकसभा और राज्यसभा जो टीवी चलते थे, प्रसारण होता था उनके पर 15 सितंबर को मर्ज कर दिया गया और संसद टीवी नाम से एक नया चैनल शुरू किया गया जो भारत की संसदीय परंपरा, भारत में लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे। और 15 सितंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी बनाया जाता है और साथ ही साथ इंजीनियर दिवस भी बनाया जाता है। तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में संसद टीवी की शुरुआत की गई। वस्तु और सेवा कर परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन आ सकते हैं? तो जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त सचिव करते हैं। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में फैसले करने वाली, निर्णय लेने वाली शीर्षस्थ एजेंसी है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो पूछा गया है असत्य है विकल्प बी, केंद्रीय वित्त सचिव इसकी अध्यक्षता नहीं करते, इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री, इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जीएसटी परिषद के बारे में बात करें तो ये संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकाय वह होती है जो इसका जिक्र, उल्लेख, उपबंध जो है संविधान में होता है। संविधान के अनुच्छेद 279A में इसका जिक्र है। अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं और इसके मेंबर राज्यों के, भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर या राजस्व मंत्री होते हैं। और जीएसटी के दायरे में क्या नहीं आता, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल जीएसटी के दायरे में सिगरेट, शराब और पेट्रोलियम उत्पाद नहीं आ रहे हैं। और 17 सितंबर यानी कि आज जो जीएसटी की बैठक है उसमें इन्हीं विषयों पर कि पेट्रोलियम उत्पाद को इसके दायरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए, इस पे बात हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण है जीएसटी परिषद। 24 सितंबर को क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन होगा। पहला शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? पहला शिखर सम्मेलन जो है अमेरिका में आयोजित होगा और भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की विदेश यात्रा पर जाएंगे और इस शिखर सम्मेलन में भी भागीदारी करेंगे। और साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का भी सम्मेलन है उसमें को भी संबोधित करेंगे। और क्वाड की अगर हम बात करें तो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों ही देश जो है क्वाड के मेंबर्स हैं। और क्वाड का जो उद्देश्य है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति को स्थापित करना। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दिशा में काफी सकारात्मक ढंग से एक्टिव है। क्वाड भी उस दिशा में एक है। और हमने देखा संघाई में भी भारत संघाई सहयोग संगठन का भी एक महत्वपूर्ण मेंबर्स है। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ 2021 में, उसकी भी अध्यक्षता भारत ने की थी। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना के उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय में वृद्धि, सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग करना, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ाना। तो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक जो स्कीम्स है इसके उद्देश्य पूछे गए हैं। तो पहला उद्देश्य तो है कृषकों की आय को दुगनी करना या ज्यादा करना। सिंचाई जल का अधिकतम उपयोग इसका उद्देश्य नहीं है, न्यूनतम या कम उपयोग, क्योंकि अधिकतम अगर जल का उपयोग करते हैं तो उसका भूमि पर, मृदा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। तो 1 और 3 जो है वो सही है और विकल्प ए सही है। और राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा स्कीम्स के बारे में हमें एक बात याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है। किसके द्वारा वित्त पोषित है? फंडिंग है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और राजस्थान के 17 जिलों में ये स्कीम चल रही है। 17 जिलों में ये स्कीम चल रही है। तो सभी जिलों में नहीं चल रही है, 17 जिलों में ये स्कीम चल रही है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक स्कीम।
आर्थिक समीक्षा राजस्थान की 2020-21 में उल्लेखित समर्थ योजना का प्रयोजन क्या है? विकल्प ए कहता है पिछड़े वर्गों को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार देना, बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध करवाना, भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाना। तो बालिकाओं को एजुकेशन इसका उद्देश्य नहीं है, भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को मुख्य धारा में लाना भी इसका उद्देश्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बात सटीक नहीं है। तो पहला जो विकल्प है वो थोड़ा एप्रोप्रिएट है, उपयुक्त है, क्योंकि समर्थ योजना का उद्देश्य है कि लोगों को स्किल्स देके, प्रशिक्षण देके, कौशल देके रोजगार उपलब्ध करवाना। और पिछड़े वर्गों में निर्धन वर्ग तो इसमें शामिल है ही, साथ में SC, ST और जो बंदी लोग हैं, कैदी लोग हैं, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। और भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं वो भी इसमें शामिल है, लेकिन उनको क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी। और समर्थ योजना जो है राजस्थान कौशल आजीविका निगम की एक महत्वपूर्ण योजना है। रिवीजन पर बात करें, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो है एक वैधानिक निकाय है, सत्य है या असत्य? भारत शंघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य है, सत्य है या असत्य? किगाली समझौते का संबंध CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करने से, ये कथन सत्य है या असत्य? तो क्लास को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।